क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड है? वही जो अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था उसके जैसा ही है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन। अब जब वो बोलते हैं इंप्रूव तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में बातें कर रहे हैं। टेक्निकली तो अगर आपका रेशियो 2:1 है और 3:1 हो जाए तो इंप्रूव हो रहे हैं या खराब हो रहा है? बोलो। सर खराब हो रहा है, क्योंकि आइडियल रेशियो तो 2:1 है। आइडियल रेशियो अगर 2:1 है तो 3:1 2:1 से बेटर तो नहीं है, तो इंप्रूव तो नहीं हो रहा। बट यहाँ बोलो, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैथमेटिकली वो बात कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज वर्ड बेटर रहता है उसके लिए कि रेशियो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। बट वो इंप्रूव भी अगर यूज कर रहे हैं तो वो इंक्रीज मैथमेटिकल टर्म्स में बात हो रही है, ध्यान रखना। ओके यस सर। अब ध्यान से देखना, आपको कोई करंट एसेट्स नहीं गिवन वैल्यू, कोई लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन नहीं, बस ये बताया कि एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 था। एक एक करके बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस का क्या इंपैक्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले कोई अमाउंट गिवन नहीं है, एक अमाउंट गिवन है 50,000, तो आप क्या करो, उनसे बड़े अमाउंट्स ले लो इमेजिनरी। मतलब लेट करंट एसेट्स बी 2 lakhs एंड करंट लाइबिलिटीज बी 1 lakh। रेशियो 2:1 है, आप 20 लाख और 10 लाख भी ले सकते हो, जरूरत नहीं है 20,000 10,000 लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ ट्रांजैक्शन है जो 50-60 हजार की हैं, तो उससे बड़े अमाउंट्स लो। तो लेट द करंट एसेट्स बी 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख हो जाएंगी, करंट रेशियो 2:1 है। अभी तक कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, पहली ट्रांजैक्शन कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, उन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ, आप कुछ भी इमेजिनरी अमाउंट ले लो, कुछ भी, आप 5,000 ले लो, 1,000 ले लो, 10,000 ले लो। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 50,000 ले लेना। आप 1,000 लोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 50,000 ले रहा हूं। क्या है ट्रांजैक्शन? कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। लेट द कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स be ₹50,000। अमाउंट जो मर्जी हो, इंपैक्ट क्या है? कैश पेमेंट हुई है तो कैश मतलब आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, और पेमेंट हुई है ट्रेड पेबल्स की, तो ट्रेड पेबल्स मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। यस और नो? यस सर। यस तो ध्यान से देखना, करंट रेशियो क्या हो जाएगा? अभी क्या है? करंट एसेट्स 2 lakhs है, अगर पेमेंट करेंगे 50,000 की तो 50,000 से कम हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, पेमेंट करेंगे 50,000 की तो 50,000 से कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 150, करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 50। तो रेशियो क्या आया? 3:1। Therefore ratio will improve। कैसे पहुंचे इंप्रूव पे, समझ आया? यस सर। क्लियर है? कोई भी डाउट? नो सर। सेकंड, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। अब आपको पहले ट्रांजैक्शन का मतलब पता होना चाहिए, मुझे इसमें करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज की जर्नल एंट्री क्या होती है अभिषेक? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक कैश अकाउंट। वेरी गुड। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड
टू कैश और बैंक, जो भी हमारा मोड ऑफ पेमेंट है। तो क्या इंपैक्ट होगा, आपके करंट एसेट्स कम हो गए और आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो गई। इसमें भी आप इमेजिनरी अमाउंट ले लेना 50,000, तो सेम ही तो हो गया, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो क्या आ जाएगा इसका, आप कैलकुलेशन करोगे तो इंप्रूव ही तो होगा जब रिजल्ट ही सेम होगा, इंपैक्ट ही सेम है। कोई भी डाउट, चल सकते हैं आगे। यस सर। सी, bills receivable endorsed to creditor, bills receivable endorsed to creditor। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है हर्षदा? हमने बिल एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर के फेवर में, दिमाग पे जोर डालो, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? हर्षदा हो हमारे साथ? Sir, creditors debited to bills payable. टू Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल। जर्नल एंट्री सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हुआ क्या, आपने अपनी एक लायबिलिटी सेटल करी, आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ था उसके अगेंस्ट, यस और नो? जर्नल एंट्री तो जानबूझ के मैं आपकी अकाउंटिंग रिवाइज करने के लिए बोल रहा। इम्पैक्ट समझ आना चाहिए। इम्पैक्ट क्या हुआ, आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो गई, बट एट द सेम टाइम करंट एसेट्स भी कम हो गए, यस और नो? Yes, sir. Same as transaction 1 and 2, payment of a current liability, yes or no? Yes. पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी तो हो रही है, तो मैं कैलकुलेशन करके अमाउंट पुट करूंगा तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, क्यों टाइम वेस्ट करें हम? रिलेट करना आना चाहिए कि अगर मेरे को पेमेंट टू क्रेडिटर समझ आ गया तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज करना क्या, एंडोर्समेंट में क्रेडिटर्स को अपने बिल्स देना क्या, तीनों में इंपैक्ट तो सेम ही हुआ। आपकी करंट लायबिलिटी भी उतने से कम होगी, करंट एसेट्स भी उतने से कम होंगे। एबीसी क्लियर है? यस सर। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो जो डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो जाता है, अप्रूवल आ चुका है, क्या होता है वो आपका डिविडेंड पेएबल। क्या होता है वो आपका डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी। डिविडेंड जो अप्रूव हो चुका है, एक तो होता है प्रपोज डिविडेंड, वो होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो अभी पेएबल नहीं है जब तक डिक्लेयर ना हो जाए, जब तक एजीएम में उसका अप्रूवल ना आ जाए। जैसे ही वो डिक्लेयर हो गया, इट बिकम्स योर करंट लायबिलिटी, मतलब अप्रूवल आ गया, तो पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। कोई भी डाउट? नो सर। तो ए बी सी डी तीनों में ही क्या हो रहा था, पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी के डिफरेंट एग्जांपल्स। ई, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो चलो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कहानी चेंज कर देता है, तो इट इज लाइक अ पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। हमने पढ़ा हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल आता है, डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटीज में आता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो डिविडेंड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो सेम हो जाएगा यार, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, इंप्रूव हो जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट, हमने शायद एक क्वेश्चन कर ही दिया था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का। तो क्या इंपैक्ट होगा इसमें, आपका स्टॉक, आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हुए, बट एट द सेम टाइम आपके क्रेडिटर्स
आपकी करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। लेट द अमाउंट बी ₹50,000। लेट अस अज्यूम हमने 50,000 रुपए का सामान खरीदा। तो अक्षत आप बताओ बेटा, करंट रेशियो, करंट एसेट्स पहले थे 2 लाख, अगर आपने 50,000 का सामान खरीदा क्रेडिट पे तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। कितने से? कितने से? 50,000। बी लाउड एंड क्लियर। आगे हाथ हटा लो ना, मास्क भी पहना हुआ है, हाथ और आगे रख दो। क्या करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 2:1 है ना, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी थी? प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। करंट लाइबिलिटीज थी 1 लाख। करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी हेमंग? बढ़ जाएंगी। कितने से? 50,000। तो करंट एसेट्स कितने हो गए? 2,50,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 1,50,000। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 2:1 से कम हो गया ये, यस और नो? 5 Yes. 5 जा 5 3 जा, तो क्या हो गया ये? 1.67:1। तो क्या हो गया? रेशियो डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया? डिक्लाइन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आपको बस ट्रांजैक्शन समझनी है, उसका इम्पैक्ट समझना है और वैल्यूज पुट करनी है, आप आंसर तक आराम से पहुंच पाओगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूं, ढंग से आंसर दिया करो। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर डिसऑनर। आपने इंडोर्समेंट कर रखी थी, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया, वापस आपके पास बिल आ गया। आप पैसे किससे लोगे? अपने डेटर्स से। आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स फिर बढ़ गई। ध्यान से देखना, एफ बिल्स रिसीवेबल endorsed to creditors dishonored। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो इसकी जर्नल एंट्री होती है डेटर्स डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई और आपके एसेट्स भी बढ़ गए। यहाँ पे भी यही हुआ था, एसेट्स बढ़ गए थे, लायबिलिटी बढ़ गई थी। तो जब अमाउंट पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा रेशियो हो गया डिक्लाइन। सेम ही आएगा ना, तो इसीलिए कह रहा हूं एक बार इम्पैक्ट समझ आएगा तो फिर रेपिटेशंस हैं। रेपिटेशन है, कहां से लाएंगे वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस? रेपिटेशंस है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड फॉर कैश। अगर आप कैश पे सामान खरीद रहे हो, स्टॉक बढ़ा, कैश बैलेंस कम हुआ, करंट एसेट्स चेंज ही नहीं होंगे ओवरऑल। 50,000 ही प्लस होगा, 50,000 ही माइनस होगा। करंट लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही, नो चेंज। समझ आ गया ना? जी में नो चेंज। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब ध्यान से देखना, मजेदार है। एच और आई इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। ध्यान से देखना, जी तो आपको बता दिया नो चेंज। एच फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 45,000। 45,000 बेच दिए। वैसे ही आपकी जर्नल एंट्री क्या होती? चलो छोड़ो जर्नल एंट्री, वैसे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। इंपैक्ट क्या हुआ? आपका कैश करंट एसेट इंक्रीज हुआ। कितने से? 45,000। यस और नो? Yes, sir. आपके लॉसेस इंक्रीज हुए।
लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, इक्विटी, इक्विटी गिर गई, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके लॉसेस हुए तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगी रिजर्व्स, बोलो। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। लेकिन क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिजर्व्स एंड सरप्लस या शेयर होल्डर्स फंड से कोई लेना देना है? नो सर। नो। तो जो ये लॉसेस हैं दे डू नॉट अफेक्ट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, यस और नो? यस सर। आपने एसेट्स बेचे, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सर कम हो हो जाएंगे। जाएंगे। कम हो जाएंगे। कितने से? पूरी बुक वैल्यू से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट फिक्स्ड एसेट्स का क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से कोई लेना देना है? No, sir. Change in fixed asset does not affect current assets or current liabilities, yes or no? यस सर। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ जो कैश आया वही मेरे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है, बाकी लॉस का, एसेट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यस और नो? यस सर। तो इन दिस ट्रांजैक्शन current assets are increasing and there is no change in current liability, therefore current ratio will improve। अगर आपके करंट एसेट्स बढ़ेंगे और करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज ही नहीं है तो रेशियो तो हमेशा बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो नेट रिजल्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यस और नो? यस सर। पॉइंट, अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिट पे बेचूं, लॉस पे बेचूं या पार पे बेचूं, कैश तो मेरे पास आ ही रहा है और जितना भी आ रहा है उतने से मेरे करंट एसेट्स बढ़ेंगे। लॉस करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को अफेक्ट ही नहीं करता, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को अफेक्ट ही नहीं करता। तो क्या बोल सकते हैं हम? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स will always lead to an increase in the current ratio, whether the assets are sold at par, profit or loss। लॉजिक समझ आ गया ना? ये लॉजिक समझाया था कि लॉस करंट एसेट करंट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, प्रॉफिट भी अफेक्ट, प्रॉफिट में इक्विटी बढ़ जाएगी, लॉस हो या प्रॉफिट हो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे, एसेट जा रहा है, नॉन करंट एसेट जा रहा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहे। तो एच ओ या आई ओ, आई में क्या हो रहा है, 50,000 का सामान आप 60,000 में बेच रहे हैं, मेरे पास 60,000 आए या 50,000 आए या 1,000 आए, मेरे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो तो पहले से इंप्रूव ही होगा। तो एच में भी इंप्रूव और आई में भी इंप्रूव। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको तरीका समझना है कि ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एक बार तरीका समझ आ जाए तो यार रेशियो कोई भी हो आपको उसको रेशियो के हिसाब से सोचना है कि उसके कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
हो रहे हैं तो कैसे चेंज हो रहे हैं, रेशियो इंप्रूव होगा या डिक्रीज होगा या डिक्लाइन होगा। बहुत इजी है, बहुत बहुत स्कोरिंग है।